हेलो स्टूडेंट्स, अब तक मैं केमिकल काइनेटिक्स में जो आपको मैं पढ़ा दिया हूं वो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स उसको कवर अप करते मैं गया हूं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मींस 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड आपका कोलिजन थ्योरी, मींस मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी बताऊंगा इसमें, और कोलिजन थ्योरी के बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताऊंगा, मींस स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, मींस 12th बोर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या, 12th बोर्ड 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट, और आप सबको इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन, मींस एग्जाम्पल्स में है या एक्सरसाइज में है, इन टेक्स्ट हो या टेक्स्ट हो, ऑल क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए एक अलग से कॉपी में। जो मैं आपको बताया हूं कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट कॉपी रखना चाहिए आपको और उसमें सॉल्व करना चाहिए। इससे होगा कि आपका बोर्ड का जो प्रिपरेशन है वो पैरेलली स्मार्ट होता जाएगा और बोर्ड के लिए आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड इज ऑल अराउंड एनसीईआरटी बुक, नथिंग एल्स। तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हो तो देयर इज नो पॉइंट टू वरी अबाउट बोर्ड। सो लेट अस स्टार्ट कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। पॉइंट यह है केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, मींस किसी वेजल में आप रिएक्टेंट लेते हो वो किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मींस व्हाट द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। वेरियस साइंटिस्ट हैव एंड हैड वेरियस theories about chemical reaction, but most common theory is collision theory. I think we have only theory to explain conversion of reactants into product, means chemical reaction, mechanism of chemical reaction is collision theory. हमारे पास collision theory एक ऐसा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसके बारे में बताता है। हालांकि कोलिजन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो पोस्टुलेट्स है, postulates and concepts of collision theory came from KTG, kinetic theory of gases, जो आप 11th क्लास में पढ़े हुए स्टेट्स ऑफ मैटर बैनर के अंदर, उस स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक में जो KTG पढ़े हो वहां जो कॉन्सेप्ट है उसी से आया कोलिजन थ्योरी। KTG मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में माना जाता है कि गैस मोलेकुल स्फीयर होता है, मींस गैस मोलेकुल रिजिड स्फीयर होता है, स्फेरिकल शेप में रहता है, रिजिड रहता है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, बट ये हम लोग एज्यूम करते हैं। तो कोलिजन थ्योरी भी यही है। कोलिजन थ्योरी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ए गैसियस केमिकल रिएक्शन। यह गैसियस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट है, वो भी बाय मोलेकुलर, मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें दो मोलेकुल हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोलिजन थ्योरी बेस्ट है। कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिजल्ट ऑफ मोलेकुलर कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑल केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट मोलेकुल्स के बीच में जो मोलेकुलर कोलिजन होता है, मोलेकुल के बीच में जो कोलिजन होता है, वही कोलिजन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज ड्यूरिंग कोलिजन इंटरनल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एंड दिस इज द वे ऑफ केमिकल रिएक्शन। बिकॉज केमिकल रिएक्शन नथिंग, केमिकल रिएक्शन जस्ट लाइक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। पहले जो एटम्स किसी अलग मोलेकुल में थे उनका बॉन्ड ब्रेक हुआ और दूसरे तरह से वो कनेक्ट हुए, फिर एक न्यू मोलेकुल बन गया। तो कोलिजन थ्योरी बोलता यह है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिजल्ट ऑफ मोलेकुलर कोलिजन। कोलिजन थ्योरी एज्यूम्स रिएक्टेंट मोलेकुल्स आर रिजिड स्फेरिकल, रिएक्टेंट मोलेकुल्स आर रिजिड स्फेरिकल, मींस रिएक्टेंट मोलेकुल्स स्फीयर का शेप में रहता है और रिजिड रहता है, ऐसा कोलिजन थ्योरी मानता है। कोलिजन थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन्स बाय मोलेकुलर केमिकल रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है। बट कोलिजन थ्योरी को से किस तरह से रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है वो सब बात पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं। कोलिजन, मोलेकुलर कोलिजन से रिएक्शन होता है, तो उस मोलेकुलर कोलिजन को हम लोग कैसे मींस किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो क्लियर है कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट मोलेकुल्स का आपस में कोलिजन होता है और उस कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे सबसे पहला टर्म है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी
कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये वही है जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े हो, वहां भी वही है जहां पे आपको पढ़ाया जाता है रूट मीन. तो अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है इट इज नंबर ऑफ कोलिजन, इट इज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम. मीन्स किसी वेजल के यूनिट वॉल्यूम में यूनिट सेकेंड में जितने कोलिजन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में जितना कोलिजन्स होता है दैट मोलिकुलर कोलिजन इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी. अब पॉइंट यह है कि क्या रिएक्टेंट मोलिक्यूल के कोलिजन करने से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? तो नहीं. रिएक्टेंट मींस सभी कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है. जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो दो आदमी आपस में टकरा गया, तो ऐसा नहीं कि हर कोई भी टकराते हैं तो उसका सर फट जाता है, ऐसा नहीं है. मींस अगर किसी से आप टकराते हो तो अगर आपका कोलिजन होता है तो उस कोलिजन से सर अगर फटा मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, मींस कुछ केमिकल चेंजेज हुआ. अगर सिंपल आपका टक्कर होता है कुछ नहीं हुआ तो उसका कोई इफेक्टिव नहीं है. तो वही बात यहां पे है. अगर दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल आपस में कोलिजन किया और उस कोलिजन करने से अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, दैट्स कोलिजन इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन. मींस if a molecular collision brings chemical changes, then that molecular collision is called effective, otherwise not. अगर किसी कोलिजन से केमिकल चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो वह कोलिजन आपका होगा इफेक्टिव, अदरवाइज वो होगा इनइफेक्टिव. अब केवल को आप कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. तो मैं पहले बता दिया कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम. इफेक्टिव कोलिजन वह होता है जिस कोलिजन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, मींस केमिकल चेंजेज हो. अब किसी कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या जरूरी है, मींस किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का कोलिजन इफेक्टिव हो, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा. तो कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. पहला फैक्टर एनर्जी फैक्टर, दूसरा फैक्टर ओरिएंटेशन फैक्टर. अगर दो मोलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो उनके कोलिजन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा. जैसे मान लो मिसाल के तौर पे अगर आप कोलिजन कर रहे हो, अब यहाँ पे कोलिजन करने के लिए आपको कोलिजन कर रहे हो, यहाँ पे इस वॉल पे अगर मैं मार रहा हूँ इस बोर्ड पे, इसको अगर आप बहुत धीरे से अगर टच करूंगा बोर्ड में तो बोर्ड को कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन अगर जोर से मारूंगा तो हो सकता है बोर्ड टूट जाए. इसका मीनिंग बोर्ड टूट गया मीन्स केमिकल चेंजेज हो गया. तो बोर्ड को तोड़ने के लिए मेरे और बोर्ड के बीच का जो कोलिजन है उस कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी. मीन्स जो कोलिजन करने वाले बॉडी के पास एनर्जी अच्छा खासा हो तभी हो सकता है. इसलिए दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट तभी प्रोड्यूस कर सकता है जब रिएक्टेंट मोलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी हो. दैट सफिशिएंट एनर्जी कॉल्ड एनर्जी बैरियर, इसको मैं आपको बताऊंगा. दूसरा चीज होता है ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन. मींस किस स्टाइल में किस एंगल पे जाकर एक दूसरे कोलिजन कर रहा है, इस दोनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा आपका कोलिजन. इफेक्टिव कोलिजन मींस इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स. फर्स्ट इज एनर्जी बैरियर, सेकेंड इज ओरिएंटेशन फैक्टर. नाउ condition for effective collision, because we know only effective collision is responsible for product formation और chemical changes. तो कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से कंडीशन होना चाहिए? तो फर्स्ट कंडीशन इज एनर्जी बैरियर और एनर्जी फैक्टर. एनर्जी बैरियर और एनर्जी फैक्टर. एनर्जी बैरियर और एनर्जी फैक्टर मीन्स, अब एनर्जी फैक्टर क्या है? तो एनर्जी फैक्टर का होता यह है कि रिएक्टेंट मोलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए. रिएक्टेंट मोलिक्यूल के पास कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए. अब थ्रेशोल्ड टर्म आ गया. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई थ्रेशोल्ड
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन होता है कि इट इज मिनिमम एनर्जी पोसेस्ड बाय रिएक्टेंट मोलेक्यूल व्हिच कैन ब्रिंग केमिकल चेंजेज। थ्रेशोल्ड एनर्जी वह कम से कम एनर्जी है जिस एनर्जी को रखने वाला मोलेक्यूल केमिकल चेंज ला सकता है, मींस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। आई रिपीट इट, लिसन मी सीरियसली। थ्रेशोल्ड एनर्जी is minimum energy possessed by reactant molecule. Threshold energy is minimum energy possessed by reactant molecule which can bring chemical changes or which can produce chemical product, which can produce product. Means threshold energy वह minimum energy है जिस एनर्जी को पोसेस करने वाला रिएक्टेंट मोलेक्यूल केमिकल चेंज ला सकता है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को तो मैं डेफिनेशन बता दिया, अब इसको विजुअलाइज करो। ये ग्राफ से आप एक्वेंटेड हो, मीन्स परिचित हो, कई दफा ग्राफ में बता चुका हूं। दिस एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सिसा रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन इज गोइंग ऑन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, potential energy of reactant, this is potential energy of product, you know this is activation energy, this is change in enthalpy of reaction, means or enthalpy of reaction। थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन हो सकता है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मोलेक्यूल आफ्टर गेनिंग एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मींस दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी को लेने के बाद आपके रिएक्टेंट मोलेक्यूल की जो टोटल एनर्जी हो जाता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मीन्स आप इस चीज को देखो, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों को मिलाने के बाद जो बना यह हो गया एनर्जी थ्रेशोल्ड। मीन्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मोलेक्यूल आफ्टर गेनिंग एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू potential energy of reactant molecule plus activation energy. This is mathematical equation of threshold energy. This is graphical representation of threshold energy and theoretical आप जानते ही हो, minimum energy possessed by reactant molecule which can bring chemical changes. तो अगर यह हुआ बैरियर मीन्स बाधा, मीन्स कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट मोलेक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार नहीं किया, थ्रेशोल्ड वर्ड का मीनिंग भी होता है बाउंड्री। तो अगर किसी रिएक्टेंट मोलेक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उससे ज्यादा एनर्जी है, दैट रिएक्टेंट मोलेक्यूल कैन प्रोड्यूस इफेक्टिव कोलिजन, अदरवाइज नॉट। तो दिस इज एनर्जी बैरियर और एनर्जी फैक्टर फॉर कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए पहला कंडीशन यह था, मोलेक्यूल मस्ट हैज एटलीस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिस मोलेक्यूल के पास कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी है वह आपका इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूस कर सकता है। अब सेकेंड फैक्टर को डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड सेकेंड फैक्टर इज स्टेरिक फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज स्टेरिक फैक्टर, बट बिफोर डिस्कसिंग सेकेंड फैक्टर मीन्स स्टेरिक फैक्टर, आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट फ्रैक्शन ऑफ मोलेकुल्स व्हिच हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी। मीन्स टी टेम्परेचर पे कोई केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट है, तो क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट मोलेक्यूल के पास थर्मल एनर्जी आता है, एंड ड्यू टू थर्मल एनर्जी रिएक्टेंट मोलेक्यूल्स कैपेबल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। सो मैथमेटिकली एंड थियोरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन का भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। अब लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए कि हाउ मीन्स फ्रैक्शन ऑफ मोलेकुल्स व्हिच हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी एट टेम्परेचर T
मीन्स कितने रिएक्टेंट मोलिकुल्स है, हाउ मेनी रिएक्टेंट मोलिकुल्स और देयर फ्रैक्शन, हाउ मेनी रिएक्टेंट मोलिकुल्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस केमिकल चेंजेज एट टेम्परेचर टी। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप डेटा देखो, टी टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स which have threshold energy is equal to e to the power minus EA by RT, means fraction of molecules which have threshold energy at temperature T is e to the power minus EA by RT, means ये फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स है जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी रहता है। इसका मीनिंग यह हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल का मीनिंग क्या हुआ, एज फॉर एग्जाम्पल आपने वेजल में लिया है मान लो 100 मोलिकुल्स एंड 10 मोलिकुल्स present in the vessel are capable to produce chemical change. So fraction of molecules which can bring chemical change is equal to 10 by 100, क्योंकि जितने मोलिकुल्स केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर सकता है उसका नंबर को ऊपर रखो, टोटल नंबर से डिवाइड करो, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। सेम हियर, अब टी टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स विच हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना। I will also use this data in this topic as well as in further cases, and this formula and this point is very very important. Second factor is aesthetic factor or orientation factor, means दो मोलिकुल के पास इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए, मीन्स किसी मोलिकुल के कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए ओनली एनर्जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके कोलिजन का जो ओरिएंटेशन है, मीन्स किस तरीका से कोलिजन कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो आप किसी जाकर के आप दीवार में डायरेक्ट मीन्स दौड़ कर आए और दीवार में आप कोलिजन करो, कोलाइड करो, दीवार में टक्कर मारो, दीवार में टक्कर मारो तो क्या सर फट जाएगा, तो इफेक्टिव कोलिजन हो गया। लेकिन अगर आप बहुत तेजी से दौड़ कर आओ और दीवार में से टच करके चले जाओ तो इससे एनर्जी तो आपके पास है लेकिन आपको ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो इस बार आपका सर नहीं फटने वाला है, क्योंकि इस बार आप दीवार में टच करके चले गए हो। दीवार को डायरेक्ट जाकर टक्कर मारोगे तब सर फटेगा, लेकिन उसको जस्ट मान लो उंगली से टच करके चला गया तो क्या होगा, सर फटने वाला नहीं है, क्योंकि आपने ओरिएंटेशन अपना बदल दिया। तो कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए मोलिकुल के पास सफिशिएंट एनर्जी के साथ साथ जो उनका ओरिएंटेशन है वो भी करेक्ट होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन फैक्टर को देखिए। अब स्टेरिक का मतलब साइज होता है, तो इसको ओरिएंटेशन फैक्टर को स्टेडी फैक्टर भी कहा जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखिए, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे Br माइनस को यहां से लीव करना है, हटाना है, मीन्स Br माइनस हट रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक करके जा रहा है, Br माइनस लीव कर रहा है और OH माइनस को इसमें कनेक्ट होना है, मीन्स प्रोडक्ट यह फॉर्म करना है आपको। Br माइनस यहां से निकल गया, इसे इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, जो लीव कर गया वो लिविंग ग्रुप। अब इस काम के होने के दो तरीका है। एक तरीका यह है कि जिस साइड Br है उस साइड से डायरेक्ट अटैक हो, और दूसरा तरीका यह है कि इस कार्बन पे ही कनेक्ट होना चाहता है OH, तो जिस साइड Br लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड अटैक करें कार्बन पे। ये दो पॉसिबल तरीका है।
अब इसमें से कौन राइट ओरिएंटेशन है कौन रॉन्ग है, तो आप गौर से देखो। तो देखो जी, ये जो तरीका है मीन्स डायरेक्टली अटैक करेगा, रॉन्ग है, बिकॉज यह बी आर इज स्टिल कनेक्टेड विद कार्बन, ये कंप्लीटली यहां से लीव नहीं किया, अभी कनेक्टेड है। OH माइनस अगर डायरेक्ट इसी साइड से अटैक करेगा कार्बन पे, तो बी आर जब यहां से लीव कर रहा है तो बी आर माइनस पर लीव कर रहा है, बी आर माइनस पर लीव करने से इसके पास नेगेटिव चार्ज है, OH माइनस हैज आल्सो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव रिपेल्स ईच अदर। तो इसके जब OH माइनस डायरेक्ट अटैक करेगा तब बी आर इसको रिपेल करेगा। सेकेंडली, बी आर का साइज यहां बड़ा है, OH इस साइज जाएगा तो OH को इसके साथ स्टेडी हिंड्रेंस होगा, स्टेडी हिंड्रेंस इज आल्सो रिपल्सिव फोर्स, मींस जब OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल उसी साइड अटैक करेगा कार्बन पे जिस साइड लिविंग ग्रुप कनेक्टेड है, तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बी आर का इसके साथ एंगेजमेंट है। अब OH माइनस अगर चाहता है कि इस कार्बन से कनेक्ट हो, तो बी आर जिस साइड लगा हो उधर अटैक नहीं करना होगा, पीछे से अटैक करना होगा। मान लो आगे से एंगेज्ड है बी आर से, अब कार्बन बी आर के एंगेजमेंट को ब्रेक करके और OH को अपना एंगेजमेंट करना है कार्बन से, तो क्या करना होगा जी, पीछे से अटैक करना होगा। आगे से अटैक करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, बाउंस बैक हो जाएगा। इसलिए यह हुआ रॉन्ग ओरिएंटेशन एंड दिस विल राइट ओरिएंटेशन। यह है राइट, यह है रॉन्ग ओरिएंटेशन। दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन, राइट ओरिएंटेशन। तो इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल हम वैसे भी देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को आयोडीन से रिएक्शन करके HI फॉर्म करना है, दिस इज द रिएक्शन। अब प्रोबेबल मैकेनिज्म कि और क्या हो सकता है, ये किस तरह का हो सकता है, ये हाइड्रोजन मोलेकुल प्लस आयोडीन मोलेकुल एक दूसरे को टक्कर मारा। तो इसमें होता क्या है, इस तरह के मीन्स लीनियर कोलिजन होने से प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि जाके इसको टक्कर मारेगा तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए रॉन्ग है। लेकिन अगर इस तरह का कोलिजन हो, ये टक्कर इसको मारे, ये इसको मारे, तो होता यह है, यह बॉन्ड जैसे ही हाइड्रोजन आयोडीन के करीब जाता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होने लगता है, ये हाइड्रोजन आयोडीन के करीब जाता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होने लगता है, और इनके अट्रैक्शन से हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, आयोडीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, और इस तरह का सिचुएशन आने लगता है। मीन्स यह हाइड्रोजन आयोडीन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, और यह हाइड्रोजन एक दूसरे से ब्रेक हो रहा है, यह आयोडीन एक दूसरे से ब्रेक हो रहा है, और ये हाइड्रोजन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। मीन्स यह बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मीन्स होता यह है, जैसे ही इसको टक्कर मारता है, ये इसको टक्कर कोलिजन करेगा, तो यह बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा, ये बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा, यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आई रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन हियर, यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यह बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म। एक मोमेंट आ गया जब ये सारे बॉन्ड या तो ब्रेक हो रहा है वरना फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। एंड नेक्स्ट स्टेप, यह बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया, ऊपर वाला बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो गया। तो दिस इज राइट ओरिएंटेशन। तो इस तरह से आप ओरिएंटेशन फैक्टर को आपने समझा। इसलिए अब पॉइंट है कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या जरूरी है, दोनों जरूरी है। Only those molecules can produce effective collision which have sufficient energy, means at least threshold energy, as well as right orientation of collision. Means these two factors are responsible for effective collision of reactant molecules of a reaction. Now I am going to derive expression for rate of a bimolecular gaseous reaction on the basis of collision theory. वैसे collision theory best explains bimolecular chemical reaction. तो bimolecular chemical reaction के लिए मैं एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहा हूं उसके रेट का on the basis of collision theory.
और इस रेट के एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर करवाऊंगा अर्हेनियस इक्वेशन के केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के साथ। फिर आपको पता चलेगा कि अर्हेनियस कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोलते हैं। बट लेट अस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर बाई मोलिकुलर गैसेस रिएक्शन। ए प्लस बी प्रोडक्ट, ये बाई मोलिकुलर केमिकल रिएक्शन है। रेट इज इक्वल टू व्हाट, केमिकल रिएक्शन रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इफेक्टिव कोलिजन का फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता है। अब इसीलिए मैं रेट इज को लिख रहा हूं ZAB, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of effective collision frequency, directly proportional to effective collision frequency, effective collision frequency, effective collision frequency. So rate is equal to ZAB. Here ZAB is collision frequency, collision frequency, Z is collision frequency। अब Z collision frequency है, ZAB मतलब AB फॉर दिस रिएक्शन, Z collision frequency है, लेकिन रिएक्शन रेट तो इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तब हमारे कोलिजन फ्रीक्वेंसी को इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा जी? तो जितने भी हमारे रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स है जिनका कोलिजन हो रहा है उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स व्हिच हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया इसको किससे जी, e⁻⁻⁻ (A/RT), अब ये उस मोलिक्यूल्स का कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया जिस मोलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। लेकिन आपको पता है ओनली थ्रेशोल्ड एनर्जी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओनली थ्रेशोल्ड एनर्जी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन नीड्स बोथ थ्रेशोल्ड एनर्जी एज वेल एज राइट ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। अब उस कोलिजन मींस स्टैटिक फैक्टर और आपके ओरिएंटेशन फैक्टर को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मल्टीप्लाई कर दो P से। जैसे आप P से रिप्रेजेंट किया, यह हुआ आपका ओरिएंटेशन फैक्टर, यह हुआ एनर्जी फैक्टर। Now this becomes इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ये हो गया आपका इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और रिएक्शन रेट इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए रेट इज इक्वल टू ZAB। हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी है, बट मैं आपको समझाने के लिए, और इतना ही हम लोग कर भी सकते हैं। जो कोलिजन थ्योरी है उसके बेसिस पे सही राइट ही कर सकते हैं। मैं आपको बता दिया कि अब ये बन गई इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मोलिक्यूल के पास आ गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मोलिक्यूल के पास आ गया राइट ओरिएंटेशन। मोलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है, उसका कोलिजन का ओरिएंटेशन भी राइट है, सो उसका कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और इफेक्टिव कोलिजन जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा फॉर्म होगा, एंड दैट्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपका हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो अर्हेनियस इक्वेशन से। कंपेयरिंग above equation
with threshold with Arrhenius equation. Arrhenius equation क्या है जी? K is equal to A to the power minus EA by RT. गौर से देख लो, K आपका रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट का प्रोपोर्शनल होता है, यहां पर रेट है तो आप इसको ऑलमोस्ट से मान सकते हो. ये फैक्टर आपका यहां भी है. उसके बाद जो बच गया ZAB इंटू P, ये किसके हो गया जी? प्रोपोर्शनल A के. इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम लोग अर्हेनियस कांस्टेंट को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं. वह फैक्टर जो केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट मोलिक्यूल के इफेक्टिव कोलिजन का जो फ्रीक्वेंसी होता है उस पर डिपेंड करता है. इफेक्टिव कोलिजन के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई अर्हेनियस कांस्टेंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था. तो इस तरीका से मैं आपको बताया कि बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शनों को हम लोग कोलिजन थ्योरी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके रेट को समझ सकते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, रिएक्शन रेट कौन कौन किससे फैक्टर पे डिपेंड करता है. कोलिजन थ्योरी है सम डिमेरिट्स टू. कोलिजन थ्योरी के पास कुछ डिमेरिट भी है. जैसा पहला डिमेरिट है कि दिस इज बेस्ट फॉर बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन. दिस इज डिमेरिट नंबर 1. सेकेंड, this theory is perfect or better for gaseous chemical reaction. This theory is not better for solid and aqueous chemical reactions. This is better for gaseous chemical reactions. अगला पॉइंट यह है, नेक्स्ट पॉइंट, कि in this theory we assume reactant molecules are rigid as sphere. This is not correct. रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स रिजिड स्फेरिकल नहीं होता, रिजिड नहीं होता है, बट फिर भी यहां पर रिजिड माना जाता है कि जब मोलिक्यूल कोलिजन करता है तो कोलिजन के ड्यूरिंग कोई एनर्जी का लॉसेस नहीं होता है, ऐसा यहाँ इस थ्योरी में माना जाता है, जो कि करेक्ट नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो डिमेरिट ऑफ कोलिजन थ्योरी. तो कोलिजन थ्योरी के सब डिमेरिट्स हैं जो बायोमोलिकुलर को एक्सप्लेन करता है बेटर ढंग से, गैसियस के केस में बेटर होता है, और यहाँ पे माना जाता है कि रिएक्टेंट मोलिक्यूल रिजिड होता है, इसलिए कोई भी इलास्टिसिटी वाला लॉस नहीं होता है एनर्जी का. ये सारे इसके डिमेरिट्स हैं, बट फिर भी दिस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूं थ्रेशोल्ड एनर्जी का. जिस तरह से आपसे पढ़े हो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेट्स ऑफ मैटर, उसी तरह से मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. क्योंकि वेलोसिटी एनर्जी सब, क्योंकि यहां भी गैसियस रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, और वेलोसिटी जब मोलिक्यूल के पास आएगा तो डेफिनेटली उसके पास एनर्जी भी आएगा. तो जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होगा जिस पैटर्न का, उसी पैटर्न का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का भी ग्राफ होता है. तो देखिए मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. कोऑर्डिनेट में फिर हम लोग रखेंगे, यहां पे रखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, एब्सिसा हैज एनर्जी, this graph is at temperature T. T पे ग्राफ है. अब मान लो यहां पे है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड. इसका मीनिंग हुआ कि इसके बाद का जो रीजन है, ये सब मोलिक्यूल्स, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स आप देख रहे हो, these molecules are capable to produce effective collision, and these molecules can bring chemical changes because they have
they have equal and higher energy than threshold energy. They have higher energy than threshold energy, so they are capable to produce chemical change. आप देख रहे हो यहाँ पे threshold energy है, इससे कम एनर्जी जिसके पास होगा वह रिएक्टेंट मोलेकुल्स केमिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, केमिकल चेंज नहीं ला सकता है, बट इसके आगे जितने रिएक्टेंट मोलेकुल्स हैं वो सब के सब कर सकता है। यहाँ फ्रैक्शन का मीनिंग कई दफा मैं बता चुका हूं। अब देखो जी, यहाँ पे जिसके पास एनर्जी जीरो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जीरो है, उसका फ्रैक्शन भी जीरो है, बिकॉज जीरो एनर्जी वाले मोलिक्यूल का नंबर जीरो होगा। जिसका नंबर जीरो उसका फ्रैक्शन जीरो, बिकॉज फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर को ऊपर रखते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जीरो एनर्जी वाला कोई मोलिक्यूल हो ही नहीं सकता है, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। फिर बढ़ते आप यहां पे देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर एनर्जी वाले मोलेकुल्स का नंबर सबसे ज्यादा है, तो इसको आप बोल सकते हो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी मीन्स वह एनर्जी जो सबसे ज्यादा मोलेकुल के पास है। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, बिकॉज इस एनर्जी को होल्ड करने वाले मोलेकुल्स का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है। इसका मीनिंग हुआ कि इस एनर्जी को रखने वाले मोलेकुल नंबर सबसे ज्यादा है। इसका मीनिंग हुआ कि आंख बंद करके एक मोलेकुल को निकालोगे तो इस एनर्जी वाले मोलेकुल को निकलने का चांस सबसे ज्यादा है। दैट्स व्हाई दिस एनर्जी कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। अब अगला पॉइंट यह है कि व्हाट विल हैपन इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट मोलेकुल्स। रिएक्टेंट मोलेकुल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इस तरह से ग्राफ हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ जी, अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा करके T1 से T2 कर दिया। एट टेम्परेचर T1 है, ये हो गया एट टेम्परेचर T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मोलेकुल्स व्हिच हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ गया। अब देखो जी, इतने मोलेकुल्स हो गए जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोसेस करने वाले मोलेकुल का फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोलेकुल्स का नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट मोलेकुल्स का नंबर बढ़ेगा जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वैसे वैसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये मैं बता रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा रिएक्टेंट मोलेकुल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आता है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। यही वैन टफ ने भी बताया है कि ऑल केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, और उसके इंक्रीज होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये चीज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो वर्ड का मीनिंग होता है नॉट रियल, एग्जैक्ट हिंदी होता है छद्म, जो सही नहीं हो। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअल में हायर ऑर्डर रिएक्शन रहता है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रहता है, बट उसमें हम लोग करते क्या है कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन को लार्ज एक्सेस कर देते हैं, और ऐसा करने से रिएक्शन का जो रेट है उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर जो रिएक्शन रेट का डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाता है, और फिर आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मींस एक्चुअली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर हायर ऑर्डर रिएक्शंस, but through taking some reactants is in large excess, some reactants are in large excess, reaction becomes first order reaction. As for example, जैसे मान लो आपके घर में, जैसे मैं पहले भी आपको बताया था, जैसे मान लो आपको घर में चाय बनाना है, तो चाय बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या है, चाय पत्ती है, दूध है, पानी है, चीनी है, ये सब इंग्रेडिएंट्स है। सब पे चाय बनना डिपेंड करता है। मींस आपके घर में एक दिन में कितना कप चाय बन सकता है, या आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए तो कितने लोग को आप चाय पिला सकते हो,
ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये चारों इंग्रेडिएंट का कितना प्रोपोर्शन है, कैसे है। अब मान लो बाय द वे आपके घर में पानी का तो खैर किसी घर में कमी रहता नहीं है, इंडिया में अगर कोई है तो पानी पूरा है। दूध भी आपके घर में है पूरा एक्सेस, दूध ला करके 2-3 मान लो तुम्हारे घर में खटाली है, बहुत सारी गाय है तो दूध भी तुम्हारे घर में 10-15 लीटर रखा हुआ है। चीनी भी आपके घर में बहुत ज्यादा है, लेकिन चाय पत्ती आपके घर में कम है। तो अब आपके घर में कितना चाय बनेगा एक दिन में, ये कौन डिसाइड करेगा? ओनली चाय पत्ती, ओनली आपका टी लिव्स, नथिंग एल्स। क्योंकि पानी, दूध, ये सब एक्सेस अमाउंट में है। इसमें से कितना यूज करोगे उस पर चेंज नहीं होने वाला है। तो चेंज किससे होगा? ओनली चाय पत्ती से, क्योंकि वो आपके पास लिमिटेड है। तो रिएक्शन का रेट मीन्स चाय फॉर्मेशन, चाय मेकिंग का जो रेट है, रेट ऑफ टी मेकिंग डिपेंड्स अपॉन ऑल दोज फैक्टर्स, मीन्स शुगर, मिल्क, वाटर एंड टी लीव्स। बट we have taken milk, water and sugar are in large excess, then rate of tea formation will only depend upon concentration और amount of tea leaf। केवल चाय पत्ती पे ही अब डिपेंड करेगा, क्योंकि वही आपके पास लिमिटेड है, बाद बाकी सब लार्ज एक्सेस है, बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो उसके ऊपर रेट डिपेंड करने वाला नहीं है। सिमिलर कंडीशन यहां भी होता है। आप देखोगे कि रिएक्शन का रेट एक्चुअल में मोर देन वन रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, बट हम लोग मोर देन वन रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट को छोड़ करके रेस्ट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लार्ज एक्सेस ले लेंगे, और ऐसा होने से रिएक्शन का रेट उस सब रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्शन का रेट का जो डिपेंडेंसी है वो रेस्ट रिएक्टेंट्स के ऊपर नहीं रहेगा, और फिर रिएक्शन आपका बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जो एक्चुअल में हायर ऑर्डर रहता है, बट अंडर सम कंडीशंस रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मींस वी कैन अल्टर और चेंज ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय चेंजिंग रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन कंडीशंस में चेंज करके हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को बदल सकते हैं। और उसके एग्जांपल देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस, यह मिथाइल एसीटेट ईस्टर है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर से रिएक्शन, मीडियम इज एसिडिक, हाइड्रोलाइसिस के बाद ये आपके ईस्टर बन जाता है एसिटिक एसिड एंड मेथनॉल मीन्स अल्कोहल। एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आई विल डिस्कस, बट राइट नाउ आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस द काइनेटिक्स पार्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन, नॉट मैकेनिज्म। मीन्स कैसे कैसे होता है वो सब हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली काइनेटिक्स पार्ट्स, मीन्स ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी, ऑल दोज। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट दो है, एक ईस्टर है, एक वाटर है, साथ में H+ भी एसिडिक मीडियम में कैटलिस्ट भी है जो यहां पे काम वर्क कर रहा है। अब इस रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट आर्स में रिप्रेजेंट रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिपेंड करेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्टर इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर का पावर
इसका ही पावर 1 होगा, इसका ही पावर 1 होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमसे रेट लॉ एक्सप्रेशन कहा जा रहा है लिखने के लिए, कुछ मुझे पता नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैकेनिज्म बेसिस पे कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन राइट करेंगे, बट अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट कहा जा रहा है इस रिएक्शन को आप सिंपल मान सकते हो। तो मैं सिंपल मान लिया, सिंपल माना तो जो कोफिशिएंट है वो पावर कर दिया। ईस्टर का पावर भी 1, वाटर का पावर भी 1, तो ऑर्डर क्या हो गया जी 2। ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन अगर वाटर को लार्ज एक्सेस ले ले, आफ्टर टेकिंग water in large excess, then rate of reaction becomes independent with water। इंडिपेंडेंट होता वाटर, क्योंकि जैसे ही आप लार्ज एक्सेस लोगे मीन्स बहुत आपने वाटर ले लिया, अब कितना प्रोडक्शन, कितना आप एसिड अल्कोहल आपको मिलेगा ये वाटर डिसाइड नहीं करेगा, बिकॉज वाटर इज लार्ज एक्सेस। तो विच फैक्टर विल डिसाइड? तो ईस्टर विल डिसाइड। जितना ईस्टर हो लोगे उतना ज्यादा आपको एसिड और अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि वाटर क्या है, लार्ज एक्सेस है, बहुत ज्यादा है। दिस इज अ फैक्ट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको देखो। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर। यहां पे वाटर बहुत ज्यादा हो गया, मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का अमाउंट जो चेंज होगा वो ईस्टर के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होगा, क्योंकि यह वाटर आपने बहुत ज्यादा ले लिया है। अगर वाटर के अमाउंट में जो चेंज होगा ईस्टर के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होगा, इसका मीनिंग हुआ कि यह कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट्स आर कांस्टेंट। तो दोनों को मिलाकर के तीसरा कांस्टेंट में लिख दिया। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K1 कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर। अब हमारा ये बन गया रेट लॉ एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का, और इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में ओनली ईस्टर प्रेजेंट है, वाटर है ही नहीं, क्योंकि वाटर तो कांस्टेंट हो चुका है, मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, मीन्स वाटर के कंसंट्रेशन के चेंज का हमारी इस हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो ईस्टर के रिस्पेक्ट में बहुत 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 ज्यादा है। मीन्स rate of formation of acid and alcohol totally depends upon concentration of ester. So in our rate law expression only ester will present, और इस तरह से ऑर्डर क्या हो गया जी, ऑर्डर 1 हो गया, मीन्स ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जो एक्चुअल में हायर ऑर्डर होता है, but due to concentration of one of the reactant is in large excess, reaction becomes first order. Such reaction is called pseudo first order reaction. Means pseudo first order reaction is that reaction which actually higher order reaction, but due to concentration of one of the reactant taking in the large excess, reaction becomes फर्स्ट ऑर्डर। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन है जो एक्चुअल में हायर ऑर्डर रिएक्शन होता है, बट किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को एक्सेस लेने की वजह से हमारे रिएक्शन का ऑर्डर घट करके 1 हो जाता है। कई बार जैसे सेकंड ऑर्डर फर्स्ट हो गया, कई बार थर्ड ऑर्डर भी फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर फर्स्ट होने के लिए आपको रेस्ट टू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लार्ज एक्सेस लेना पड़ेगा, और इस तरह से आपका रिएक्शन एक जो हायर ऑर्डर है वो लोअर ऑर्डर हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है।
सच रिएक्शंस आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, ये सब के सब आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जांपल्स है। अदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, C12 O11, दिस इज केन शुगर। इसका हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम हम लोग करते हैं। ये भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक्चुअल में शुगर वाटर दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, बट वाटर लार्ज एक्सेस लेने की वजह से रिएक्शन रेट ओनली डिपेंड करता है शुगर के कंसंट्रेशन पे। जब आप शुगर का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ग्लूकोज फॉर्म होगा, साथ में फ्रुक्टोज भी फॉर्म होगा। ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल है। तो फाइनली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन अगर बोलना हो तो बोलेंगे लोग, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is actually higher order reaction which becomes first order due to taking concentration of some reactants is in large excess। कुछ reactants के concentration को large excess में लेने की वजह से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का हो जाता है।